आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी। जो सोशल फिलॉसफी का मतलब यहाँ पे सोशलिस्ट फिलॉसफी से है, जो सोशलिस्ट ऑफ जो है आप पॉलिटिक्स देखते हैं उससे संबंधित है, या फिर कह लीजिए कि कम्युनिज्म, या फिर आपने लेफ़्ट और राइट विंग के बारे में बहुत सुना होगा। तो जो लेफ़्ट विंग है वो एक्चुअली में क्या है, कम्युनिज्म या फिर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स होती है। तो वो फिलॉसफी हम लोग देखेंगे। बाकी पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में और भी कई सारे थिंकर्स ने अपनी अपनी फिलॉसफीज़ और अपने विचार दिए हैं, जैसे कि रूसो हो गए और जॉन लॉक हो गए, मैक्स वेबर हो गए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें और लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर बात की जाए तो उसके कुछ जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने अपने विचार दिए, उन सब का एक बिंदु, मुख्य बिंदु कहिए या फोकस कहिए, कुछ ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। तो पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो की कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद सोशलिस्ट फिलॉसफी का या सोशलिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक थिंकर पकड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेसिकली है क्या? पॉलिटिकल फिलॉसफी में जाहिर सी बात है राइट्स की बातें होती हैं, अधिकारों की बात होती है, न्याय की बात होती है, इक्वालिटी हो गया, सरकार कैसी होनी चाहिए, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए, इन सब से कनेक्शन होता है। सोशलिस्ट फिलॉसफी में भी यही बातें हैं, उसमें ऐड हो जाता है कलेक्टिवाइजेशन। वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। पॉलिटिक्स समझिए कि जैसे कि एक पूंजीवाद आपने सुना है, पूंजीवाद में क्या है, एक व्यक्ति विशेष के फायदे की बात भी उसमें उतनी ही मायने रखती है। एक अमीर आदमी अमीर पे अमीर होता जा रहा है, क्या है, पूंजीवाद है। ये भी तो पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही है। वहीं सोशलिस्ट फिलॉसफी क्या कह रही है, कम्युनिज्म क्या कह रहा है कि नहीं, सब बराबर होने चाहिए, सबके पास पैसे भी बराबर होने चाहिए, कोई एक भूखा ना मरे, बल्कि जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है एक्स्ट्रा है तो उससे छीन के बाकी जो गरीब है उसको दे दो, सब बराबर कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें इकट्ठे सबको लेकर चलने की बात हो रही है। तो सोशलिज्म में बेसिकली सारा पॉलिटिक्स वही है, अधिकार न्याय सब बातें होती हैं, लेकिन इसमें कलेक्टिवाइजेशन कर दिया जाता है, पूरे समूह के उत्थान की बात की जाती है और मेन फोकस पैसे कमाने पे नहीं या किसी एक उद्योगपति को उठाने में नहीं, बल्कि पूरे समाज का वेलफेयर या कल्याण करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में कुछ की कॉन्सेप्ट जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक या रूसो ने इन सब के बारे में बात किया। एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल कि सारे जो नागरिक हैं वो अपने कुछ अधिकार सरकार को सौंप दें और सरकार उनका अच्छे से, मतलब एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के पूरा प्रशासन अपना चलाए, और जब सरकार अगर उससे पीछे हटे, भ्रष्टाचार करे या अपना फर्ज निभाने से पीछे हटे, तो आम ही जनता मालिक बन के एक तरीके से सरकार को उखाड़ के फेंक दे। ये क्या है, एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सरकार और जनता के बीच में। आगे डिटेल में देखेंगे। इसी तरीके से डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी के बारे में बातें होती हैं। ऑटोक्रेसी मतलब एक तरीके से डिक्टेटरशिप ले लीजिए। तो इसको लेके पॉलिटिकल फिलॉसफीज जितनी आप देखेंगे सब ने ऑटोक्रेसी के खिलाफ कहीं ना कहीं बातें की और डेमोक्रेसी को लाने की बात की। बहुत पीछे आप चले जाएं ग्रीक फिलॉसफी में तो एरिस्टोटल ने आप कहा पॉलिटी की बात की। पॉलिटी एरिस्टोटल की भाषा में एक आइडियल स्टेट है। ठीक है, जैसे कि मोनार्की एक क्या है, एक बंदा शासन कर रहा है और वो शासन सबके लिए। डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा इसमें एरिस्टोटल का अगर आप पीछे का लेक्चर देखिएगा उसमें बड़ा डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं। आसान भाषा में बस इतना समझिएगा कि इन्होंने पॉलिटी की बात की और पॉलिटी को एक आइडियल स्टेट के तौर पे माना, जहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से मिक्स्ड वे में काम करता है। इसी तरीके से J.S. मिल के बारे में बातें की गई, इनका भी लेक्चर मौजूद है, आप देखिएगा। आसान भाषा में इन्होंने भी इंडिविजुअलिज्म की बहुत बातें की और एक व्यक्ति विशेष के अधिकारों को भी उतना ही महत्व देने की बात कही जितना कि 100 लोग या पूरा बहुसंख्यक समाज महत्व जो है अपनी बात का मनवाता है या दिया जाता है। बेसिकली अगर 199 आदमी एक बात कर रहे हैं तो बाकी एक आदमी जो अलग बोल रहा है उसको भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। ये सब किस ओर इशारा करते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ इशारा करते हैं, सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। इसी तरीके से जस्टिस और राइट्स के बारे में बातें की जाती हैं कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
जस्टिस को लेके आपने सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा। आगे आप जो है जे स्मिल से आपने पढ़ा। इसके अलावा अभी आप पढ़ेंगे जॉन लॉक का, उसने भी जस्टिस की थियरी दी। तो डिटेल में जो है ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, रॉल्स की थियरी जो है वो मेन पढ़नी है, रॉल्स के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लिबर्टी एंड फ्रीडम के बारे में लोगों ने बातें की। लिबर्टी और फ्रीडम, अच्छा इसमें एक बड़ा फेमस नाम है इज़ाया बर्लिन। ये जो है आई थिंक रशिया और ब्रिटेन के जो है रूसो ब्रिटिश नागरिक थे, थिंकर थे। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी बेसिकली वो है जिसमें कोई जो है सरकार का मतलब इंटरफेरेंस उसमें होता है। नेगेटिव लिबर्टी में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मतलब इंसान की इच्छा है वो बोलता है, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हाँ चलो हम तुमको इतना बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, कुछ नहीं। इंसान को आज़ादी है, वो बोल रहा है। ये क्या है? नेगेटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? जहाँ पे दखल अंदाजी हो सकती है सरकार की। सरकार कोई कानून बना रही है या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है या कुछ बोल के या कानून बना के आज़ादी दे रही है कि हाँ ये चीज़ आप करिए, पढ़ना है आप पढ़िए। ये क्या है? ये भी एक आज़ादी है। ये आज़ादी है, ये लिबर्टी क्या है? ये पॉजिटिव लिबर्टी कही जाती है आसान भाषा में, जिसमें कोई भी दखल अंदाजी हो रिस्ट्रिक्शन के तौर पे, लॉज के तौर पे, रूल्स के तौर पे, वो सारी आज़ादियाँ किस में जाएंगी? पॉजिटिव लिबर्टी में। इस तरीके से आइडियल स्टेट, अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने जो है विजडम के हिसाब से आइडियल स्टेट को परिभाषित किया। इसमें आपने प्लेटो को पढ़ा। प्लेटो, जैसे भारत में 4 वर्ण हैं तो प्लेटो ने भी 4 ग्रुप बांट दिए थे, और उसमें सबसे बढ़िया जो ग्रुप था वो था आपका फिलोसोफर किंग का, पढ़े लिखों का, जिनका दिमाग या विजडम उनके पास बहुत ज़्यादा था, वही शासन करेंगे। अब चूंकि ऐसा अगर राज्य हो तो वो प्लेटो के हिसाब से क्या है? एक आदर्श राज्य है। एरिस्टोटल के हिसाब से अगर पॉलिटी है, यानी कि डेमोक्रेसी प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर साथ में जो राज्य चल रहा है, वो उसका क्या है? आदर्श राज्य है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने आदर्श राज्य की परिभाषा दी। कार्ल मार्क्स ने तो राज्य का सपोर्ट ही नहीं किया, वो एक स्टेटलेस सोसाइटी है, एक ऐसा देश जहाँ पे जो गरीब वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वही शासन करेगा। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा रही। तो सब जो मूल बिंदु है वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। सोशलिस्ट जो एथिक्स है उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसमें इक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी ऐड किया जाता है। पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसमें इक्वालिटी की उसमें भी बात होती है, अधिकारों की उसमें भी बात होती है, लेकिन मे भी वो बहुत हद तक पॉलिटिक्स तक ही सीमित हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी तक ही सीमित हो। लेकिन ये यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? अगर आपके पास 20 रोटी है और आपके 19 पड़ोसी भूखे हैं तो आप बाकी 19 को एक एक रोटी दीजिए, आपका एक ही पे हक है। इकोनॉमिकली भी हमने क्या किया? बांट दिया। कोई एक बगल वाला आपका कमा नहीं रहे, आप कमा रहे ना, तब अपना हिस्सा उसको दीजिए ताकि वो भी भूखा ना सोए। इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गई। कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोशलिज्म क्या है? कलेक्टिवाइजेशन पे यकीन रखता है, लोगों को एक साथ लेकर चलने पे यकीन रखता है। एक व्यक्ति के उत्थान से बेहतर है कि पूरे समाज का थोड़ा थोड़ा ही उत्थान हो। एक आदमी को करोड़पति अरबपति बनाने से बेहतर है कि सब जो है लाखपति बन जाएं, वही काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल पे ये फोकस करता है। कार्ल मार्क्स ने जैसा कहा, 2 वर्ग होता है, एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा वर्ग शोषण सहता है, और इसी के कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में पूरी चीज़ चलती रहती है और फिर फाइनली एक क्रांति होती है और तख्ता पलट जाता है। आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट में यकीन रखता है, कल्याण की बातें होती हैं। प्लस यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, एक जो छोटा सा सोशलिज्म का ही एक ब्रांच कह लीजिए, यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म में रॉबर्ट ओवन इसके जो है देने वाले थे। ये इसके बारे में, यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में रॉबर्ट ओवन ने बात की थी, और इनका मानना आसान भाषा में इतना था कि हर इंसान दिल का अच्छा होता है, कोई भी उद्योगपति है वो बुरा नहीं है, और जो जितना कमा रहा है उसका दिल अच्छा है, और दिल अच्छा है इसलिए वो लोगों की मदद करेगा, ऐसा नहीं कि वो गरीबों का शोषण करता रहेगा। तो ऐसी एक बात कही जो कि आदर्शवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसका कार्ल मार्क्स ने विरोध किया, और कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म आया वो था आपका साइंटिफिक सोशलिज्म। आगे हम लोग अब इसी को डिटेल में पकड़ेंगे, कार्ल मार्क्स एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने यूटोपियन सोशलिज्म को पूरी तरीके से इसका विरोध किया कि ये चीज़ जो है सही नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। इनका कहना था कि जो समाज चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है, और उस शोषण करने वाले कौन है? जो फ्यूडल हैं, जो ज़मींदार हैं, जो पूंजीवाद हैं, वो सब समाज में जो गरीब हैं, मजदूर वर्ग है, उसका शोषण कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि किसी तरीके से इन ज़मींदारों को, इन पूंजीवादियों को उखाड़ कर फेंक दें, और फेंकने के बाद जो राज्य है उसमें समाजवाद की स्थापना करें। और वो स्थापना अचानक नहीं होगी, वो स्थापना धीरे धीरे होगी, क्योंकि एक ट्रांजिशनल फेज आएगा जो अल्टीमेटली लेकर जाएगा कम्युनिज्म की तरफ। और कम्युनिज्म का मतलब अपने आप में ये है कि एक ऐसा देश या एक ऐसी जगह जो क्लासलेस है, जहाँ पे कोई वर्ग नहीं, और जो स्टेटलेस है, जहाँ पे कोई मतलब एक राज्य की धारणा मौजूद ना हो। वहाँ पे वही आम ही लोग बेसिकली सत्ता में आएंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है अपनी बर्बादी खुद लेकर चलता है, क्योंकि वो एक तरीके से कैपिटलिज्म ही है जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। एक तबका जो बहुत अमीर है, बुर्जुआजी, जो शोषण किया जा रहा है, और एक तबका जो बहुत गरीब है, मजदूर, जिनका शोषण मतलब लोग कर रहे हैं। तो ये जो शोषण करने की जो प्रक्रिया है ना, वही पूंजीवाद के बर्बादी की वजह है। जाहिर सी बात है, शोषण बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी और अल्टीमेटली कैपिटलिज्म खत्म होगा। और ख़त्म करेगा कौन? वही मजदूर वर्ग खत्म करेगा जिनका शोषण वो लोग कर रहे हैं। एक दिन अचानक वो उठेंगे और एक ब्लडी रिवॉल्यूशन होगा, खूनी क्रांति होगी, और उस क्रांति के बाद प्रोलेटरिएट्स यानी कि सर्वहारा या मजदूर वर्ग उठेगा, सत्ता में आएगा, और सत्ता में आने के बाद अब जिस फेज़ में वो राज्य गुजरेगा वो ट्रांजिशनल स्टेज होगी। यानी कि यहाँ पे तानाशाही तो होगी, लेकिन वो तानाशाही मजदूर वर्ग की होगी। किस लिए? ताकि उस राज्य में जो शोषण अब तक हो रहा था उसको सही रास्ते पर लेकर आया जाए। और इस तरीके से धीरे धीरे वो मजदूर वर्ग समाज से वर्ग जो बटा हुआ था उसको ख़त्म करेगा, जो शोषण हो रहा था उसको ख़त्म करेगा, जो अमीर लोग सत्ता में बैठे हुए थे उनको धीरे धीरे उखाड़ के फेंकेगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें वो सब समाज से ख़त्म हो जाएंगी। सारी चीज़ों का सरकारीकरण हो जाएगा, और मतलब कोई एक निजी व्यक्ति एक संपत्ति का मालिक नहीं होगा। बेसिकली हर चीज़ क्या हो जाएगी? नेशनलाइज्ड हो जाएगी, और मज़दूरों के लिए मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, और पूरा कितने घंटे काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। और अल्टीमेटली इसके बाद अब जो राज्य नहीं, बेसिकली जो सिचुएशन या जो माहौल आपको दिखेगा वो क्या है? अल्टीमेटली कम्युनिज्म होगा। क्यों? क्योंकि क्लास भी खत्म हो चुकी होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो चुका होगा, शोषण करने वाले भी खत्म हो चुके होंगे, और जिनका शोषण किया जा रहा था वो खुद अब पावरफुल होके सारी चीज़ें सही कर चुके होंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? साइंटिफिक सोशलिज्म। Communism resolves the class contradictions that drive history, marking the final stage of historical development with no systematic conflict remaining according to Marx। ये बेसिकली हिस्ट्री का एंड बेसिकली वो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि अब इसके बाद कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष अब बचा नहीं रह जाता। अब ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं कि हाँ, जो शोषण कर रहे थे उखाड़ के फेंक दिया गया, और मजदूर अब पावर में आ गया, और सब लोग बराबर हो गए, कोई निजी संपत्ति नहीं, कोई जो है 2% लोग अमीर नहीं रहेंगे, 98% लोग गरीब नहीं रहेंगे, सब बराबर हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसलिए ये हाईली आइडियलिस्टिक जो है अप्रोच है, फिलॉसफी है, इसलिए इसका अपना भी एक क्रिटिसिज्म है। हालांकि वक्त के साथ कम्युनिज्म में बहुत बदलाव आया और लोगों ने इसका बहुत मिसयूज़ भी किया, इसलिए लेफ़्ट विंग को बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते और कुछ लोग राइट विंग को भी नहीं पसंद करते। बहरहाल लेफ़्ट राइट अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा, उस पर कभी लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बातें आपकी किसकी हो गई? कार्ल मार्क्स से। इसके बाद एक अगले जो फिलोसोफर हैं वो हैं आपके मैक्स वेबर, जो ये भी जो है पॉलिटिकल थिंकर हैं और बहुत हद तक कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। जर्मनी में पैदा हुए थे 1864 में और डेथ इनकी हुई 1920 में। सोशियोलॉजी में इनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। बहरहाल इन्होंने भी इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बहुत सारी बातें की, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल था उससे ये इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो क्लास से हट के और भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे। कार्ल मार्क्स का जो व्यू था वो दो क्लास तक सीमित था कि दो क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा।
मैक्स वेबर का जो व्यू था वो और ज़्यादा ब्रॉड था। उन्होंने कहा सिर्फ क्लास की बात नहीं है, यहाँ पे स्टेटस की बात है, पावर की बात है, कल्चर और रिलीजन की भी बात है। ये जो शोषण और अमीरी गरीबी ऊंचाई नीचाई दिखा रहे हैं, इसमें इन्होंने कल्चर और रिलीजन को भी ऐड किया और इन्होंने 6 रिलीजन्स को रीड किया, स्टडी किया प्रॉपर तरीके से और फिर अपनी फिलॉसफी दी। और मेन इनका मुख्य जो बिंदु रहा वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल रहा। आधुनिक भारत जो है दुनिया में इन्होंने पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि ब्यूरोक्रेसी पहले भी थी, लेकिन प्रॉपर वे में मॉडर्न जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में इन्होंने बात की। इनका मेन जो काम मेजर वर्क रहा वो था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे जो पूंजीवाद हैं वो सिर्फ क्लास स्ट्रगल से नहीं प्रभावित हैं कि हाँ उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया। उसमें उन्होंने रिलीजन और कल्चर का कनेक्शन दिखाया। प्रोटेस्टेंट कौन है? क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 नाम आपने सुना होगा, तो इससे कनेक्ट किया था। अभी इसको हम लोग देखेंगे। बाकी कुछ जो है ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे हैं, पढ़ लीजिएगा। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ऐसा नहीं रहेगा। फाउंडिंग जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सोशियोलॉजी के फादर कोई और हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग, सोशियोलॉजी एक बहुत ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है, तो उसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फादर कहे जा सकते हैं। तो वन ऑफ देम वाज मैक्स वेबर, ठीक है। अब आते हैं मेन इनके काम पे, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने क्या कहा? अब थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की बात को रिकॉल करिए। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि एक बुर्जुआजी हैं जो शोषण कर रहे हैं, बहुत पावर है, उनके पास पैसा है और वो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट से समाज चल रहा है। इन्होंने कैपिटलिज्म को थोड़ा सा जस्टिफाई किया, हालांकि सपोर्ट में नहीं थे। जस्टिफाई इन द सेंस ये, इन्होंने कहा कि जो बुर्जुआजी हैं वो शोषण करके पैसे वाले नहीं हो गए। उन्होंने कहा कि कल्चर की बात है यहाँ पे। जहाँ जहाँ लोग प्रोटेस्टेंट को मानते थे, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन थे, वहाँ पे आप देखेंगे कैपिटलिज्म का उत्थान हुआ। जहाँ पे कैथोलिक थे वो उन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन या पूंजीवाद नहीं पनपा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि प्रोटेस्टेंट जो ग्रुप है क्रिश्चियनिटी का, उसमें हार्ड वर्क एक तरीके से वर्शिप है, काम करना एक वर्शिप है, वहाँ पे एक वर्क एथिक है, डिसिप्लिन है, रैशनैलिटी है। इन सब चीज़ों को उनके आस्था का या उनके धर्म का हिस्सा माना जाता है। तो जो काम करने वाले हैं, वो जो काम कर रहे हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि उनका काम ही ईश्वर की पूजा है, उनकी मशीनें ही वो ईश्वर की पूजा का एक जरिया है। तो वो और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। अब चूंकि इतना काम एक्स्ट्रा करते हैं, मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं, उसी को पूजा मान रहे हैं, तो इसलिए उनकी तरक्की दिन जो है रात तरक्की होती गई, और इसलिए कैपिटलिज्म का उत्थान हमको दिखाई देता है, क्योंकि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ वो लगे हुए थे। तो बेसिकली ये आइडिया लेके आते हैं और इसको कहते हैं कि कैपिटलिज्म बेसिकली शोषण हुआ होगा, लेकिन वो बेसिकली एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर का एक वरदान है। उस वरदान की वजह से इनका उत्थान हो रहा है। तो अब ये बात बेसिकली कार्ल मार्क्स के टोटली अपोजिट है। दूसरी चीज़, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की। ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने कहा कि पहली एक चीज़ अभी बता चुके हैं कि ये पहली बार ऐसा था कि ब्यूरोक्रेसी को अच्छे तरीके से मॉडर्न टाइम पीरियड में इन्होंने डिफाइन किया था। तो इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह की ज़रूरत है, सिर्फ सरकार में नहीं। जैसे कि भारत में हम लोग है ना IAS IPS की प्रिपरेशन करें, वो क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही बनेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है, सिर्फ सरकार में नहीं। एक फैक्ट्री है, वहाँ पे अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। एक NGO है, वहाँ भी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। मिलिट्री में आप जाएंगे, वहाँ भी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी है। सरकार में, पार्टियों में, हर जगह एक अपनी ब्यूरोक्रेसी होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को एक स्मूथ फंक्शनिंग की आवश्यकता होती है, और कोई भी सिस्टम या फ्रेमवर्क अगर बेहतर तरीके से आप चाहते हैं कि वो फंक्शन करे, तो वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए, ताकि उस हायरार्की की वजह से सारे काम बेहतर तरीके से हो सकें, ठीक है। हालांकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत को और महत्व को काम के आधार पे बताया कि जैसा काम होगा वैसे ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होगी। हर काम में ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए उन्होंने काम को परिभाषित किया, अलग अलग कामों के प्रकार बताए। 4 कैटेगरीज इन्होंने बेसिकली बताई। पहला, रैशनल एक्शंस विद ऑब्जेक्टिव गोल्स। तार्किक कोई भी काम हो जो एक मकसद के साथ किया जा रहा हो। जैसे होम मिनिस्ट्री में कोई एक ब्यूरोक्रेट्स है, कोई IAS है, तो वो कोई काम कर रहा है, कोई पॉलिसी के लिए अपना ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, तार्किक काम कर रहा है, पॉलिसी वगैरह बना रहा है और एक मकसद के साथ बना रहा है। मान लीजिए रिजर्वेशन पे एक बना रहा है,
तो एक मकसद के साथ तार्किक काम इंसान कर रहा है। तो ऐसी जगह क्या है, ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी का ही तो हिस्सा है वो। दूसरी कैटेगरी है रैशनल एक्शंस विद वैल्यू बेस्ड गोल। यहाँ पे भी इंसान तार्किक काम कर रहा होता है, लेकिन एक सटीक उद्देश्य शायद सामने हो लेकिन उसकी निश्चितता ना हो, वैल्यू पे मेन फोकस हो। जैसे कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो ये एक रैशनल काम है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर ये दिख नहीं रहा कि हाँ हमको ऐसी आज़ादी मिल जाएगी, इसी वक्त मिल जाएगी। वो क्या है, अलग अलग रास्ते अपना के वो अपने काम को किए जा रहे हैं। ये कौन सी कैटेगरी हो गई, रैशनल एक्शंस विद वैल्यू बेस्ड गोल। तीसरा है अफेक्टिव या इमोटिव एक्शंस, वो काम जो इमोशंस पे आधारित हों, ना कि लॉजिक पे। जैसे कि एक इंसान पैसे दान कर रहा है, ये क्या है, इमोशंस पे आधारित काम है। क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है? क्या ब्यूरोक्रेसी चाहिए, इंसान को मदद करना, दिल अच्छा करके मदद कर दे। चौथा काम है ट्रेडिशनल एक्शंस, वो काम जो ट्रेडिशन, कल्चर, त्यौहार, रीति रिवाज इन सब पे आधारित हों। जैसे कि आप ईद मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, ये सब भी एक काम है, लेकिन इनका क्या ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है? नहीं। तो बेसिकली ऊपर वाली दो चीज़ों में ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, और उसी के लिए इन्होंने सारी चीज़ें बताई, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स भी इन्होंने डिफाइन कर दिए। पहली चीज़ ये कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक संगठित पदानुक्रम होना चाहिए। एक ऊपर कोई मुखिया बैठा हो, फिर वो बाकी के मातहत काम करने के लिए वो एक ऑर्डर करें, ताकि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बने। जाहिर सी बात है, बिना सुपरवाइज़र के कोई काम होगा नहीं। दूसरी चीज़ परमानेंट एंड प्रोफेशनल, अस्थाई और पेशेवर। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे अपॉइंट किए जाने चाहिए, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी तब वो अगर परमानेंट होंगे। परमानेंट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसमें बायसनेस नहीं होगा, वो इम्पर्सनल और न्यूट्रल होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे आज के टाइम पीरियड में भारत में देखिए, बड़े बड़े पद पे जो ऑफिसर्स हों, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, उनके भी रिटायरमेंट के तौर पे ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि हाँ उनको सरकार से कुछ पद चाहिए, राज्यसभा में एंट्री चाहिए, इसलिए उन्होंने फैसले बदल दिए। ऐसे कई सारी चीज़ें आई हैं पीछे। आप देखिए, रंजन गोगोई से लेके उसके बाद जितने चीफ जस्टिस आए हैं, सब पे सवालिया निशान ज़्यादातर खड़े हुए, उसके पहले भी हुए, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई। तो परमानेंट जो होंगे वो रिटायरमेंट के बाद उनको कहाँ जाना है, किसी पद का लालच हो ना हो, ऐसा मौका तब मतलब ख़त्म करने का एक रास्ता है कि वो परमानेंट हो या लॉन्ग टर्म में उनकी जॉब रहे, और ये इंश्योर करेगा बेसिकली क्या, उनकी न्यूट्रलिटी। इसलिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं काम करता है इसमें। एडवांटेजेस क्या हैं ब्यूरोक्रेसी के? एफिशिएंसी आती है, स्मूथ फंक्शनिंग होगी। जाहिर सी बात है, जैसे भी ऊपर बताया, प्रॉपर अगर काम करना है तो एक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो चीज़ों को सुपरवाइज करे और गाइड करे। इम्पार्शियलिटी होगी, ये भी बता चुके हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉलो सेट प्रोसीजर्स। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन तो जाहिर सी बात है, ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो स्पेशलाइज्ड ही होंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि एक ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जाहिर सी बातें पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं, तो चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो, जैसे एक IAS IPS है ना, वो किसके लिए काम करें। आप कितना भी पढ़ लिख के कुछ भी करिए, एक झोला छाप नेता के नीचे ही आपको काम करना है, तो सरकार चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकती है ईजिली। इसके क्रिटिसिज्म क्या है? रेड टेपिज्म, डिसीजन मेकिंग में जो बार बार ऊपर से रुकावट आती है वो दिखाई दे सकता है ब्यूरोक्रेसी में, तो ये भारत में आम बात है। इसके अलावा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड है लेकिन फिर भी चलती पार्टियों की है, बट ये तो उन्होंने अपने केस में कहा। ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज़म, बड़े लोगों की जो है उसमें जो एलिट वर्ग है, जो पैसे वाले हैं, विजातीय वर्ग है, उनकी मौजूदगी ज़्यादा होती है ब्यूरोक्रेसी में। पहले भारत में ये था जब अंग्रेज़ थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, अब तो कोई भी ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली पार्टीज़ को या सरकार को ही जवाबदेह होते हैं। पब्लिक की कुछ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे उनके प्रति होती नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज़म आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अब एक जो है गुरु हैं भारत में, गुरु आई थिंक भद्राचार्य जी, उन्होंने एक बीजेपी के नेता को बोला, एक सिफारिश की कि मेरा एक लड़का है, उन्हीं का मतलब जान पहचान का कोई लड़का है, उसको आरओ का जो है पोस्ट दिलवा दीजिए। अब ऐसे ही बिना कुछ भी मतलब वो बस सिफारिश कर दिया, अब आरओ का पोस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग करते भी हैं कि सिफारिश पे कहीं पे कुछ भी नौकरी मिल जाती है। हमारे यहाँ मऊ में भी ऐसा आपको दिखाई देगा कि एक कॉल पे लोगों की नौकरी वहाँ पे फिक्स हो जाती है, भले गवर्नमेंटेड ना हो, बट एक कॉल पे रख लिया जाता है और वो काम करते रहते हैं, और करप्शन इस तरीके से होता रहता है।
तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, मैक्स वेबर के बारे में। अगले हैं आपके जॉन रॉल्स। 1921 में जो है इनका बर्थ हुआ, 2002 में इनकी डेथ हो गई। इगैलिटेरियनिज्म में ये यकीन रखते थे, ये भी बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी है और पॉलिटिकल फिलॉसफी में लिबरलिज्म का ही एक तरीके का ये प्रकार है। लिबरलिज्म क्या है, एक तरीके से ये भी एक स्वतंत्रता देना कह लीजिए लोगों को है। आगे इसके बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। इनके जो मेजर काम हुए वो हैं जस्टिस एज फेयरनेस 1959, अ थियोरी ऑफ जस्टिस 1971, जो कि ये मोस्ट फेमस इनकी थियोरी रही या काम रहा। क्या है इनकी फिलॉसफी या थियोरी, क्या कहती है जस्टिस की? ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे फोकस करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे क्या फोकस करता है? लोगों के अधिकारों के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, वेल्थ के बारे में, पावर के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में। लोगों को हर तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, फलाना ढिमकाना। हर कोई बराबर है, सबका हर चीज़ में बराबर हक है, इसलिए सोसाइटी शुड बी जस्ट फॉर ऑल। समाज जो है सभी के लिए न्याय संगत होना चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, किसी को किसी का मतलब अनफेयरली डिसएडवांटेज में नहीं रखा जाना चाहिए। और उसका एक सबसे बढ़िया जो एक तरीका इन्होंने बताया वो वीकेस्ट मेंबर को ऊपर उठाने की बात की। जो सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ऊपर उठाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम सबको बराबर कर देंगे, बराबर अधिकार, बराबर संपत्ति, बराबर पावर, बराबर सम्मान, सब कुछ बराबर करेंगे। सवाल ये उठता है करेंगे कैसे? अब भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्ण व्यवस्था। यहाँ पे भी देखिए ज्योतिबा फुले पे एक मूवी आ रही है, उस पर विरोध हो रहा है, ब्राह्मण लेके विरोध करने बैठे। तो ये भी राजनीति का हिस्सा है। अभी कुछ मुगलों पे मूवी आएगी तो उसमें भी एक समुदाय को गाली दी जाती है, लेकिन उस पर अगर कोई इशू क्रिएट हो या कोई ऑब्जेक्शन करे तो उस पर देशभक्ति पे सवाल उठ जाता है। लेकिन अब ऐसी मूवी बन रही है तो इस पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही करनी सेना वो महाराणा सांगा को लेके आगरा में नंगी तलवारें लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रहे। तो उन दो तरफा दोगला रवैया है, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड, दोगला गाली नहीं है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बहरहाल कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि हम सबको बराबर करने की बात कर रहे हैं, तो बराबर करेंगे कैसे? सुनने में अच्छा लगता है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का एक मेथड दिया। इस मेथड में इन्होंने क्या कहा कि जस्टिस जो है देने का जो पहले प्रोसीजर है ना, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई जो है गड़बड़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रास्ता पहले कम से कम इंसान अपना साफ करे। जैसे कि ये बात सबको पता है ना कि मान लीजिए केंद्र सरकार से कुछ पैसे आते हैं, रास्ते में खाते खाते जो आम इंसान तक पहुंचता है ना, वो कुछ ही % जो है कह लीजिए कि पहुंचता है। राजीव गांधी ने इस बारे में बात की थी। तो क्यों? क्योंकि जो रास्ता है ना न्याय का, वो रास्ता ही खराब है अपने आप में। इन्होंने कहा कि कम से कम पहले अपना प्रोसीजर आप सही करिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सबको समानता देने वाला, सबको बराबरी देने वाला। अपना प्रोसीजर सही करेंगे, अपना माध्यम अगर आप सही करेंगे तो आपका रिजल्ट भी, आपका परिणाम भी अल्टीमेटली गुड होगा। बहुत से ऐसे थिंकर हैं, आपने सुना होगा, जो कहते हैं कि जो है साधन मायने नहीं रखता, रास्ता मायने नहीं रखता, परिणाम अच्छा होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, साधन भी अच्छा होना चाहिए, तभी साध्य अच्छा होगा, तभी एंड अच्छा होगा। वही बात यहाँ पे भी इन्होंने की कि अपना प्रोसीजर आप सही करिए, रिजल्ट आप पाएंगे कि अल्टीमेटली गुड होगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट होगा। अब वो रास्ता भी कैसे हम सही करें? हमने कह दिया कि हाँ रास्ता फेयर रहे, प्रोसीजर फेयर रहे, तो फेयर उसको करें कैसे, सही करें कैसे? तो उन्होंने फिर एक बात कही, अज्ञान का पर्दा, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक पर्दा है, एक अज्ञान का पर्दा है, इमेजिनेशन में अपने मान लीजिए, और मानिए कि जब इंसान उस पर्दे के पीछे जाएगा ना, तो वो अपना सारा सब कुछ भूल जाएगा। सब कुछ भूल जाएगा का मतलब दिमाग का तर्क वितर्क नहीं, बल्कि भूल जाएगा कि उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, समाज में उसकी इज्जत क्या है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाए। सिर्फ और सिर्फ इंसान बतौर इंसान उसका दिमाग रहे, तर्क के साथ, न्याय के साथ। अब जब इस तरीके का उसका दिमाग हो जाएगा ना, तब वो फिर सोचे कि हाँ कैसे समाज में न्याय करना है। अब इसको समझिए, मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो ब्राह्मण, जैसे आज इशू चल रहा है ना ज्योतिबा फुले वाला, तो ब्राह्मणों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हाँ वो धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार उनको है।
तो मान लीजिए कि एक ब्राह्मण उस पर्दे के पीछे गया, तो वो भूल गया कि वो ब्राह्मण है। तो वो भूलने की वजह से अब क्या करेगा, वो जो भी बात बोलेगा वो सभी के लिए होगी। वो शूद्र को ध्यान में नहीं रखेगा, क्षत्रिय को ध्यान में नहीं रखेगा, ब्राह्मण को ध्यान में नहीं रखेगा। वो एक इंसानियत के तौर पे पूरी बात बोल देगा, बोलेगा सबको पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस होगा और उसके पीछे इंसान जाएगा और वो अपनी पहचान भूल जाएगा। ऐसा ही कोई मान लीजिए पैट्रियार्कल थॉट वाला एक इंसान है, एक बंदा है जो पुरुषों को आगे रखने में यकीन रखता है। वो गया उस पर्दे के पीछे, भूल गया कि यहाँ पुरुष ऊपर हैं, फलाना ढिमकाना। कह रहे सबको हक मिलना चाहिए, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सब बराबर हैं, तो समाज सही रास्ते पर आएगा। ठीक है, तो ऐसी बातें इन्होंने की। इसके अलावा इन्होंने रूल्स भी बताए कि कैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या न्याय संगत वितरण किया जाए। पहली चीज़, रीजनेबल फ्रीडम फॉर ऑल, सभी को उचित स्वतंत्रता मिले। हर इंसान को बेसिक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, वोट करने की आज़ादी हो, धर्म का पालन करने की आज़ादी हो, शिक्षा की आज़ादी। दूसरी चीज़, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता भी मिलेगी, जाहिर सी बात है। आप सबको बराबर अगर देख रहे हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाके, सब बराबर हैं, तो सबको आप समान अवसर भी देंगे। किसी गुरु के कहने से किसी को नौकरी नहीं दे देंगे, किसी गरीब को आप दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, सब बराबर। डिफरेंस प्रिंसिपल, अंतर सिद्धांत। इन्होंने कहा कि मोर पावर एंड प्रेस्टीज शुड बी गिवन टू दोज हु हेल्प द वीकेस्ट पीपल इन प्रोपोर्शन टू देयर हेल्प। उन लोगों को ज़्यादा तरजीह, ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं समाज में। जैसे कि एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, उनको आप जानबूझकर बढ़ावा दीजिए ताकि वो समाज में जो वीकेस्ट पॉइंट हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको और ज़्यादा ऊपर उठाएं ताकि समाज में इक्वालिटी और तेज़ी से बढ़े। इस चीज़ का इन्होंने समर्थन किया। और फाइनल स्टेप इन्होंने बताया फ्री मार्केट, मुक्त बाज़ार। ये लिबरलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप मार्केट को आज़ाद कर दें। मार्केट को आज़ाद करने का मतलब ये है कि सरकार की उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अब यही मार्केट को आज़ाद करने का एक जो है चाबी है, कह लीजिए, कैपिटलिज्म की, जहाँ पे एक अमीर और अमीर होता जाता है। क्योंकि एक आज़ाद मार्केट का मतलब है कि एक उद्योगपति जितनी कीमत में चाहे वो अपनी चीज़ें बेचेगा, एक तरीके से मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है। हालांकि इसके लिए भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी छूट दे दो, इन्होंने भी वही इक्वलिटी का जो अपना पूरा ऊपर बात की ना, उसको इसमें ऐड किया है इन्होंने। ठीक है, इसलिए इगैलिटेरियनिज्म में ये ऐड हो गया। इसके अलावा जॉन रॉल्स का जो है थॉट्स जो है सोसाइटी को लेके क्या है, समाज को लेके, तो समाज के बारे में बहुत बेहतरीन इन्होंने बातें की। इन्होंने कहा कि समाज एक चेन की तरह है। ठीक है, जंजीर आपने देखी होगी ना, श्रृंखला। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक चेन है, उस चेन में ऐसे मान लीजिए ऐसे जुड़ी होती है चेन ना। अब इसमें मान लीजिए कि 100 ऐसे चेन का लिंक है। अब 100 चेन का लिंक है। अच्छा, एक चीज़ ये समझिएगा कि चेन को हम चेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा लिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर यही हम एक ऐसे लंबा बना दें तो क्या ये चेन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। चेन इसीलिए कहला रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में एक जुड़ाव है। तो इन्होंने कहा कि इस 100 मान लीजिए लिंक है उस चेन में, तो उस 100 में से एक लिंक बहुत कमज़ोर है, एक जुड़ाव या ये वाला जुड़ाव मान लीजिए बहुत मजबूत है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, 100 लिंक में एक लिंक बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोरी से भी अभी जुड़ा हुआ है। तो इस अगर वो जुड़ा है ना, तभी वो चेन हम लोग उसको कह रहे हैं। मान लीजिए वही कमज़ोर लिंक टूट जाए तो चेन का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक छोटा सा एक टुकड़ा हो जाएगा। तो समाज भी ऐसा ही है। समाज में जो सबसे कमज़ोर है ना, उसी की वजह से समाज बना हुआ है। जैसे उस कमज़ोर को हम तोड़ेंगे ना, समाज बिखर जाएगा, बिल्कुल इस चेन की तरह। जैसे इस कमज़ोर लिंक को हमने तोड़ा, चेन अपना वजूद खो देगी। तो समाज में भी जैसे ही हम कमज़ोर को दबाएंगे, गरीब को दबाएंगे, माइनॉरिटीज़ को दबाएंगे, तो समाज अपना वजूद खो देगा। इसलिए अगर आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप कमज़ोरों को, गरीबों को, मज़दूरों को, अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाइए, उनको मजबूत करिए, तभी समाज अपना वजूद बचा पाएगा, कोई भी देश अपना वजूद बचा पाएगा। और इसी बात से आप इंडियन सोसाइटी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। गांधी की फ़िलॉसफी भी बहुत हद तक जॉन रॉल्स की फ़िलॉसफी से कनेक्टेड होती है। जैसे कि गांधी का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान, तो जो इन्होंने चेन की बात की, ये भी क्या है, बेसिकली आखिरी व्यक्ति को भी ऊपर उठाने की बात है। सर्वोदय है। इसके अलावा जस्टिस एंड फेयरनेस, जो जॉन रॉल्स ने बोला, सर्वोदय से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इसमें भी अनप्रिविलेज जो लोग हैं, जिनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की बात हो रही है। गांधी जी का तलिस्मा आपने सुना होगा, जो है ताबीज़ आपने कहिए, तलिस्मन इंग्लिश में बोलते हैं। तो गांधी जी की ताबीज़ आपने सुना होगा कि गांधी जी ने एडवाइस दी कि पहले जाओ
कि देखो कि तुम्हारी पॉलिसी से समाज का एक आखिरी तबका जो बहुत कमज़ोर है, पिछड़ा है, गरीब है, उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसको खुशी मिले कि नहीं। अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारी नीति सही है। जॉन रॉल ने भी लगभग वही बात की। तो एक कनेक्शन जो है दिखाई देता है। अगर जॉन रॉल्स की इन बातों को अगर हम कनेक्ट करें भारत के हिसाब से, तो भारत में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए भारत को असल में विश्व गुरु बनाने के लिए। जो लोग पागल हैं, अंधी भक्ति में डूबे रहते हैं, उनके हिसाब से तो विश्व गुरु यही है कि एक बढ़िया मंदिर बन गया, मस्जिद जो है हिंदू मुस्लिम होता रहता है और वो विश्व गुरु बन गए हैं। एक त्यौहार पे दूसरे के धार्मिक स्थल के सामने जाके नारे लगाना, गालियाँ देना, अब ये विश्व गुरु की पहचान है। क्रिसमस के टाइम पीरियड में जाके भजन गाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये विश्व गुरु की बात है। सड़क पे बैठ के पंडाल लगा के 10 दिन बंद करके नाच गाना, ये विश्व गुरु की बात है। और मस्जिद जो है नमाज ईद पे 5 मिनट आधा घंटा बाहर पढ़ना, उसमें दिक्कत होने लगती है, ये विश्व गुरु बनने की बात है। क्या करेंगे आप इसको लेकर? ये सब नौटंकी है एक तरीके से। बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह किया जाता है और एक तरफा बातें की जाती हैं। आप एक तरफा बातें आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी जाती। अभी बीजेपी के नेता ने बोला सुप्रीम कोर्ट को लेके, सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाना पड़ेगा, ये वो। वही सुप्रीम कोर्ट जब हक में फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट बढ़िया हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां सरकार के थोड़ा सा खिलाफ होता है, उनके पेट में गुदगुदी होने लगती है। क्या है, सब नौटंकी है एक तरीके से। दोहरे काम तो होते हैं, इसमें कोई नकार ही नहीं सकता। बहरहाल, तो इससे हमें सीखने की क्या ज़रूरत है जॉन रॉल्स की बात से, जो भारत के समाज में है। जॉन रॉल ने जो चेन की बातें की कि सबसे मजबूत जो है, कमज़ोर जो है लिंक है, उसको मजबूत करिए, तभी समाज का उत्थान होगा। तो जो भी देश है, अगर वो देश सच में विश्व गुरु बनना चाहता है, तो जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब भारत में सबसे कमज़ोर कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित समाज जो है। आप देखिए कितना बुरा उनके साथ व्यवहार होता है। भारत में 2 ही तो इशू बेसिकली देखे जा सकते हैं, 2 ही क्या बल्कि सभी देखे जा सकते हैं, लेकिन मेन जो राजनीति के कंटेक्स्ट में आता है, हालांकि महिलाओं की भी बात होनी चाहिए राजनीति में, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात होनी चाहिए, लेकिन जो केंद्र बना रहता है ना राजनीति में, वो अल्पसंख्यक और दलित। और चूँकि संख्या इनकी ज़्यादा है, हालांकि अच्छा अलग अलग पर्सपेक्टिव है, थोड़ा इसमें ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं। आसान भाषा में बस इतना, लंबा टॉपिक है, बाद में देखा जाएगा। आसान भाषा में इतना कि भारत में अगर हमको भारत को ऊपर उठाना है, तो भारत में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जॉन रॉल्स की थियरी के हिसाब से। तो दलितों को आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, ओबीसीज को आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है 70% जो आबादी है वो सब क्या है, जो है ओबीसी और जो है SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि उससे ऊपर। और जो ब्राह्मण हैं या जनरल वाले हैं, उनकी संख्या इन लोगों से बहुत कम है, लेकिन उन्हीं की मौजूदगी हर जगह ज़्यादा है, बाकी की मौजूदगी कम है। महिलाओं के बारे में कोई बातें नहीं की जाती। संसद में तो अब तो थोड़ा बहुत इनका परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत जगह पे बहुत बुरी है। रेप इतने होते रहते हैं। अभी रिसेंटली यूपी का केस आया, और यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुशासन सीखना है तो यूपी में है, सारी सुविधाएं सही हैं, मस्जिद पर कोई नमाज नहीं पढ़ता, फलाना ढिमकाना, मुसलमानों को जो है हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सब बड़ी बड़ी बातें हैं। कौन सा अनुशासन सीखना चाहिए? मस्जिद के सामने जाके नारे लगाने का, या मस्जिद पर चढ़ के झंडे गाड़ने का, या जो है चर्च के सामने जो है भजन गाने का, ये अनुशासन? या फिर 23 लोग जो है एक लड़की का हफ्ते भर जो है रेप करते रहते हैं, ये सब क्या है? जंगल राज तो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बड़ी बड़ी बातें नेता लोग करते हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर और LGBTQ को आप देख सकते हैं। LGBTQIA क्या है? LGBTQIA का मतलब होता है, L से आपका होता है लेस्बियन, यानी कि वो लड़कियां जिनका लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। G फॉर गे होता है, वो लड़के जिनका लड़कों में इंटरेस्ट होता है। B फॉर बाइसेक्सुअल, जिनका दोनों में इंटरेस्ट होता है। T फॉर ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स बेसिकली कह लीजिए कि बॉडी कुछ और होती है, उनका हार्मोन्स कुछ और होता है, एक लड़का लड़की की तरफ फील करे या लड़की लड़के की तरफ फील करे। क्यूअर होते हैं जो क्लियर नहीं होते कि वो हैं क्या, वो समझ नहीं पाते कि लड़के हैं कि लड़की हैं। इंटरसेक्स बेसिकली कह लीजिए कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस वाली बातें हैं, या जिसकी वजह से हो सकता है कि उस इंसान के अंदर दोनों के ऑर्गन्स डेवलप हो जाए, मेल और फीमेल के। और ए फॉर एसेक्सुअल, जिसमें एक लड़का हो सकता है जिसको लड़की के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, लड़के के प्रति भी नहीं, या लड़की हो सकती है जिसको लड़की के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, लड़के के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, मतलब बेसिकली उनका कोई भी सेक्सुअल इंक्लिनेशन नहीं होता। और प्लस डिनोट्स जितने भी बाकी लोग बचे, तो इनका एक इशू है। इसके अलावा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं,
रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या हो गए भारत में? अगर देखिए तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ईसाई हो गए। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। तो माइनॉरिटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं। हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकते हैं भाषा के हिसाब से। अब इसमें बड़े धार्मिक जो गुरुज हैं हिंदू के, वो अलग अलग इसमें अफवाह फैला रहे हैं कि इतने राज्य जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। फालतू की बातें, अल्पसंख्यक हो गए, घंटा अल्पसंख्यक हो गए। सरकार पूरी हिंदू की है और सारी चीज़ें हो रही हैं और अल्पसंख्यक हो गए। गुमराह करके लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। मिलजुल के रहना चाहिए उन लोगों को, लेकिन पता नहीं दिमाग में कौन सा कीड़ा रहता है, नफरत बांट के देश को बांटने में लगे रहते हैं। मिलजुल के रहेंगे तो भारत कितना खूबसूरत होगा वो समझ नहीं पाते वो लोग। इसके अलावा पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो कह लीजिए कि स्पेशल एबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, जिनका कुछ दिक्कत हो ऑर्गन्स में, हाथ पैर में, उन लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सरकार को अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है ना, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के वीक लिंक हैं। अगर इनको आप तोड़ेंगे तो भारत भी कभी विश्वगुरु बनेगा नहीं। भारत को ऊपर उठाना है तो इन लोगों को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी जो धार्मिक गुरु हैं, नेता लोग हैं ना, जो नफरत फैला के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, समझ जाएं उतना बेहतर है। जॉन डॉल्स की जो थियरी है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। इन्होंने कहा कि एक अज्ञान का पर्दा है, उसके पीछे इंसान जाए अपना सब कुछ भूल गया। कैसे भूल गया? इतना ही भूलना होता तो बहुत सारे ज़हीन और विजडम से भरे लोग बैठे हुए हैं। मान लें कि हाँ ज्ञान का पर्दा है, हम सब भूल गए, नहीं तो बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करता है कहीं न कहीं ये, और एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की बातें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस है। हर चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसमें गवर्नमेंट का जो है थोड़ा सा रोल ज़्यादा दिखाई देता है। ओवरऑल फिलॉसफी बहुत बेहतरीन है। अगर वीकेस्ट पॉइंट के कंटेक्स्ट में देखें, जो वीकेस्ट लिंक की बात इन्होंने की, उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत है और आज के टाइम पे ये फिलॉसफी बहुत बेहतर है। अगली एक चीज़ है फेमिनिस्ट फिलॉसफी। ये एक आखिरी आपका लेक्चर होगा जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें पसंद आई हैं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।